हमेशा की तरह इस 11 दिन का हमारा जो ऑनलाइन सोलर बिजनेस ट्रेनिंग कोर्स चल रहा है, इसके 8वें दिन में हम प्रवेश हो चुके हैं। फ्लो बनता है, कैसे सोलर बिजली में कन्वर्ट होता है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है सोलर से, कौन कौन से सोलर के प्रोडक्ट होते हैं, उन प्रोडक्ट में मुख्य रूप से कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, और साथ में कंपोनेंट के द्वारा कौन कौन से सोलर सिस्टम बनते हैं। सिस्टम बनने के बाद में कहां कहां पे वो लगाए जाते हैं, हर एक सौरग्राही के लिए कौन सा उपयुक्त सिस्टम रहेगा, इन सब चीजों को मिलाकर के हमने एक सोलर ज्ञान, उसके साथ में उपयुक्त एसपीजीएस का ज्ञान, उपयुक्त किलोवाट और स्पेस का ज्ञान, आर्थिक समाधान, और जिस कंपनी में हम काम कर रहे हैं उसका ज्ञान, पंच कल्याण सूत्र समझा। उसके बाद में हमने ये समझा कि जब हमने सोलर को पूरा समझ लिया, जितनी हमें आवश्यकता है उसके अनुरूप हमने लमसम समझ लिया, अब हमें जरूरत पड़ती है कि इनका इंस्टॉलेशन और स्ट्रक्चर कैसे और क्या होता है। तो हमने इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं वो सीखा, स्ट्रक्चर में क्या क्या पार्ट्स होते हैं मुख्य रूप से वो सीखे। सारी चीजें हमारे पास में रेमेडी तैयार हो गई है। अब हमें जरूरत है कि हम हमारे सौरग्राही के पास में जाएं, तो हमें सब समाधान सीखना। उससे पहले सब समाधान है जिसमें हमें सौरग्राही के सामने रखना होता है, लेकिन उससे पहले जैसा कि हमने शुरुआत जब की थी इस सेशन की 27 नवंबर 2025 को, तब आपको बताया था कि हम क्या क्या सीखने वाले हैं। अब सेल्स में सबसे पहले आदमी का ज्ञान बिकता है, उसको कितना नॉलेज है जिस प्रोडक्ट को वो सेल करने जा रहा है या जिस सर्विस को वो बेचने जा रहा है, उसका कितना ज्ञान है। तो हमने आज दिन तक लगभग हमें जो होना चाहिए वो ज्ञान लेने, लेकिन दूसरा अगर कोई चीज का आकलन होता है हमारे ग्राहक द्वारा, कस्टमर द्वारा, तो वो होता है कि आदमी खुद कैसा है। ज्ञान बहुत अच्छा है, लेकिन उनका खुद का डिसिप्लिन, मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस, रहन सहन, नजरिया, ये सारी चीजें कैसी है उनके अंदर, ये चीजें अगर अच्छी है तो तीसरी बात आती है कि प्रोडक्ट कौन सा है उनके पास, क्या क्वालिटी का है। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, आप इस चीज को मेरे हिसाब से स्वीकार करेंगे कि हमारे पास में सबसे पहले किसी भी प्रोडक्ट को बेचने जाने से पहले उसका ज्ञान नहीं है, और हम व्यक्तित्व विकास खूब है हमारा, तो हम क्या है कि उस लेवल तक डील कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं है। हमें जिस प्रोडक्ट को हम बेचने जा रहे हैं उस प्रोडक्ट का हमें नॉलेज नहीं होने से, सिर्फ हमारे व्यक्तित्व विकास के कारण हो सकता है कि हमारे विश्वास में आकर के एक बार हमारा ग्राहक, कस्टमर हमारे से माल ले लेगा, लेकिन हमें उसका नॉलेज नहीं होगा तो दोबारा रिपीटेशन या उस कस्टमर के द्वारा कोई रिकमेंड करना असंभव हो जाता है। तो हमें पहले प्रोडक्ट का नॉलेज भी है, अब हमारा व्यक्तित्व विकास भी ठीक है। उसके बाद में बारी आती है कि आपके पास जो प्रोडक्ट है वो कैसी क्वालिटी का है, क्या उसकी सर्विस है, कौन सी कंपनी है। मैं हमेशा इस चीज पे ऊपर विश्वास करता हूं कि 30 नंबर की चीज। सनसिटी सोलर की अगर हम बात कर लें तो सनसिटी सोलर के पास में आज की डेट में, सोलर की दुनिया में जो हमारे पास जो चीजें अवेलेबल है, जिस क्वालिटी के साथ, जिस टेक्नोलॉजी के साथ, जिस सर्विस के साथ में, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अभी तक मुझे ऐसा कंपटीटर कोई मिला नहीं है जिस थॉट प्रोसेस से हम बढ़ रहे हैं आगे। लेकिन ये तीसरे स्थान पे, सबसे पहले हमें उस प्रोडक्ट का, यानी कि जो सोलर का सिस्टम हम बेचने जा रहे हैं उसका नॉलेज कितना है, उसके बाद में आपका व्यक्तित्व कैसा है। तो आज हमने इन 3 टॉपिक में से 2 टॉपिक समझ लिए। 2 कौन से? सनसिटी सोलर के पास में क्या है, क्वालिटी क्या है, टेक्नोलॉजी क्या हमारी यूएसपी है, वो हमें पता चल गई है। सोलर का ज्ञान हमें हो गया है, इंस्टॉलेशन से लेकर के स्ट्रक्चर तक, बैटरी से लेकर के पैनल तक, स्ट्रीट लाइट से लेकर होम लाइट सिस्टम तक, सारी चीजें हमने सीखी। अब बात आती है कि हमारा शोरूम कैसा होना चाहिए, क्योंकि सनसिटी सोलर के प्रोडक्ट है वो जयपुर हेड ऑफिस में पड़े, हमारे एसएसपी पे पड़े, मार्केट में आप लोग जा रहे हैं, तो हमें शोरूम अपने आप को ही समझना है। अब आपका शोरूम जितना अच्छा होगा उतना प्रभावशाली होगा। मैं यहाँ पे ये कतई नहीं कहूंगा
कि आपके सिर्फ व्यक्तित्व विकास से या अच्छे बने रहने से प्रोडक्ट सेल हो जाएगी, लेकिन प्रभावशाली आप जरूर हो जाओगे। हो सकता है वो शोरग्राही आपसे आज प्रोडक्ट ले रहा या नहीं ले रहा, लेकिन आपके बातचीत करने का तरीका, आपका नजरिया, आपका नॉलेज इस लेवल तक होना चाहिए कि जब भी उसको मन करे तो वो पहले आपको कॉल करे। या एक बंदा मुझे आके कोई समझा के गया था, शोरवीर आके समझा के गया था, सोलर एडवाइजर आकर के समझा के गया था, उसके बातचीत करने का तरीका, उसके रहन सहन का तरीका वास्तव में लाजवाब था। तो हमें एक बार उनसे बात करनी चाहिए। तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के कोई पैरामीटर नहीं है जिसमें हमें बात करके अगले 1 घंटे या 40 मिनट में समझा सकूं। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आदमी पूरी जिंदगी भर सीखता और करता है, जीवन भर, अंत नहीं आता इसका। हर समय पे हर एक चीज की जरूरत होती है अपडेट होने की, और होना भी चाहिए। लेकिन कुछ मुख्य बिंदु है जिसके ऊपर अपन आज बात करेंगे। जैसे कि मुख्य बिंदु में अगर मैं जाऊं, उससे पहले आपका डिस्कवरी ऑफ सक्सेस के इस 11 दिन के ऑनलाइन सोलर बिजनेस ट्रेनिंग कोर्स में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आगे बढ़ते हैं हम आज के इस टॉपिक की तरफ। आज के टॉपिक में स्लाइड पे देखने को बहुत कम चीज मिलेगी आपको। सिर्फ मैं मेरे अनुभव के आधार पे जितना हमने सीखा समझा है, और आप लोगों ने जो मुझे समझाया है, अपने आप को अपडेट करवाया है, सिर्फ मैं वो अनुभव के आधार पे आपको बताऊंगा कि क्या चीज कैसे हो सकती है। सीखने के ऊपर की बात करूं मैं अगर, तो मुझे रात को एक बहुत बड़ी खुशी हुई। 9:15 पे हमारी शोरवीर योद्धा की मीटिंग शुरू हुई, और मीटिंग में आने के बाद में सनसिटी सोलर का बिजनेस स्कूल डिस्कवरी ऑफ सक्सेस, ये नाम ही सिर्फ सक्सेस नहीं है, कितना सक्सेस है इस चीज से परिभाषित, इस चीज को परिलक्षित किया राजमल टाक। कल इन्होंने आते ही, हम पैनल पे 8-10 जितने भी बंदे थे, जितने हम साथी थे, उन्होंने आते ही हमें पूछा कि मैं आज आप इससे एक सवाल कर रहा हूं, उसका जवाब क्या दे पाएगा यहाँ पे बैठा हुआ कोई भी साथी। हम सब भौचक्के रह गए, एक दूसरे की तरफ देखते रह गए कि आज राजमल जी, जिसको हम समझ रहे थे कि ये थोड़ा सा कम पढ़े लिखे हैं, हो सकता है इतना सोलर का ज्ञान नहीं है इनके पास में, थोड़ी पढ़ाई लिखाई का अभाव होने के कारण हो सकता है उतने लेवल पे नहीं समझ पाए होंगे। उन्होंने सिर्फ फट से पूछा कि सनसिटी सोलर का जो पैनल इंस्टॉलेशन होता है वो कितने डिग्री पर होता है। उनका सवाल देखो आप, कितने डिग्री पर होता है। तो जवाब हमने भी दिया, 20 से 21 डिग्री तक सनसिटी सोलर करती है, मुख्य रूप से 3-4 स्टेट में, और यहाँ इतनी डिमांड है। तो हमने काउंटर सवाल उनसे किया, चलो ये तो आपको बता दिया, लेकिन पूरे भारत में इसका क्या स्टैंडर्ड है? तो उन्होंने बताया 13 से 28 डिग्री। आप सोचो, ये डिस्कवरी ऑफ सक्सेस की सक्सेस है। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल है हमारे साथ में। उन्होंने अपने आप को अपडेट किया। तो ये अपडेट होने के कारण आज हम जब मार्केट में जाते हैं तो लोग हमें सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन साथ ही साथ में हमें अपनी कुछ चीजें जो ध्यान रखनी होती है, बोलने का तरीका क्या होना चाहिए हमारा, कैसे हमारा एटीट्यूड, नजरिया होना चाहिए, सकारात्मकता कितनी हमारे बात में, कितना हम अगले की बात को सुनते हैं और फिर बोलते हैं, ये सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं। हम अगर बात करते हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की, तो सबसे पहली बात आती है, वो होती है ड्रेस कोड। क्योंकि हम शोरूम से शुरू हो रहे हैं। शोरूम, आप इस चीज को बिल्कुल अन्यथा मत लेना कि जितना अच्छा शोरूम दिखता है आज के टाइम में, उतना हमारा भी मन होता है कि वहां पे हम जाकर के एक बार देखें कि इसमें क्या मिलता है, कैसी चीज मिलती है। जब भी हमें समय मिलता है, जब हमारे किसी शहर कस्बे में कोई अच्छा शोरूम ओपन होता है, उसका डेकोरेशन थोड़ा ठीक ढंग का होता है, तो हम लोग भी प्रयास करते हैं एक बार जाकर के उसमें देख के आएं क्या मिलता है यहाँ। भले हम उस चीज को परचेज करें या नहीं करें, लेकिन जरूर जाने का सोचते हैं। आपका ड्रेस कोड, ड्रेस कोड से तात्पर्य ये नहीं है कि आपको पैंट कोट ही ड्रेस कोड में आता है। ड्रेस कोड का मतलब है कि आपने जो पहन रखा है वो साफ सुथरा कितना है और किस तरीके से पहन रखा है। वो तरीका सही, कपड़ा कितना पुराना कितना नया है वो जरूर मैटर करता है, लेकिन उससे पहले मैटर करता है साफ कितना है। मैं अगर कल मेरे कोई ड्रेस सिवा के या परचेज करके लेके आता हूं और 3 दिन 4 दिन तक एक ही ड्रेस लेकर के और उसको
इतना गंदी कर देख करके मैं पहन के जाता हूं, तो मेरी वो कल लाई हुई, परसों लाई हुई, 4 दिन लाई हुई ड्रेस का कोई मतलब नहीं रह जाता, चाहे मैंने कितने भी पैसे दे दिए। और मेरे साथ 4 साल पुराना कोई शर्ट है, कोई पैंट है, उसको मैंने अच्छे से साफ करके, थोड़ी प्रेस करके और पहन रखा है, तो वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो सबसे पहले हमें ड्रेस कोड की तरफ देखना। अब बात करते हैं कि ड्रेस कोड के बाद में, ड्रेस कोड सिर्फ पैंट शर्ट पे ही खत्म नहीं हो जाता है। ड्रेस कोड में सिर्फ पैंट शर्ट ही नहीं आता है। ड्रेस कोड में पैंट शर्ट के बाद में हमने क्या, जितना पैंट शर्ट के अनुरूप हमने जूते पहन रखे या नहीं पहने। मैंने तो मेरे पूर्वजों से और बुजुर्गों से ये भी सुना है कि आदमी की पहचान जूती से होती है। अब इसका बहुत बड़ा भावार्थ है, आप में से कई लोग इस चीज को समझ भी चुके होंगे। आदमी की पहचान जूती से होती है। जूती से होने के पीछे बहुत कारण है। उसकी जूती की सिर्फ क्वालिटी और सिर्फ प्राइस से नहीं होती है, लेकिन जूती के ऊपर बहुत बड़ी चीज है। नए पुराने कितने भी हो सकते हैं, लेकिन वो ऐसा तो नहीं है कि कादे कीचड़ से भरे हुए हैं, साफ सुथरे कितने हैं, ये चीज। उसके बाद में तीसरी चीज, हमने हमारी हेयर स्टाइल और शेविंग, क्योंकि हम यहाँ पे ज्यादातर पुरुष है तो हम पुरुषों के हिसाब से बात करते हैं कि शेविंग हमारी कैसी है, हेयर स्टाइल हमारा कैसा है। हो सकता है भगवान ने बाल कम दिए हो सर पे, ऐसी भी कोई जरूरी नहीं है सबके ज्यादा बहुत घने बाल हो, लेकिन कम बालों का भी कटिंग होती है, उसका भी सेट करना होता है। अच्छा, कोई अगर साथी समझता है कि मैं तो बाल बड़े रखना चाहता हूँ, रख सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बड़े बालों की भी केयरिंग कैसे कर रखे। ऐसा तो नहीं है एक बड़ा बाल है जो वो इस तरह से है कि उलझे हुए पड़े हैं, एक लट्टी किधर ही जा रही है, एक लट्टी किधर ही जा रही है, और वहां जाकर के हम कहते हैं पंच कल्याण सूत्र लेके आए हैं, तो अगला कहेगा पहले आप अपना खुद का कल्याण करो और फिर हमारे सोदर का समाधान। इसलिए हमें हेयर स्टाइल, शेविंग कैसी है हमारी, हमारे टूथब्रश कब किया हुआ है, क्या हमने कोई ऐसी चीज तो नहीं खाई जो बैड स्मेल आती हो मुंह से। हम अगले के पास में बैठ करके समझा रहे हैं, बहुत अच्छी चीज हम समझा रहे हैं, लेकिन उसका ध्यान हमारी उस बैड स्मेल के ऊपर है, क्योंकि उससे दुर्गंध से कहीं कहीं आहत हो रहा है। ये छोटी छोटी चीजें हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखनी। उसके बाद में ये पूरा एक्सटर्नल पार्ट हुआ। एक्सटर्नल पार्ट का मतलब कि हमारी जो शोरूम की बनावट है, शोरूम का विजुअलाइजेशन जो है ना, दिखावा, वो कैसा है। दिखावा मतलब कि दिखावे की बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो हमारे पास में इस संसार में साइकिल वाले को भी सेटिस्फेक्शन मिल सकता है और रोल्स रॉयस में बैठने वाले को भी नहीं मिलता। सेटिस्फेक्शन कहीं पे भी मिल सकता है, संतुष्टि कहीं पे भी आ सकती। तो इसका मतलब ये नहीं हम दिखावा करना, लेकिन जो हमारे पास में प्राप्त है वो पर्याप्त है, बट पर्याप्त के बाद उसका कैसे हम मेंटेन कर रहे हैं, चीज वही है। मैं आपको मेरे मुंह से मेरी तारीफ नहीं करूंगा, लेकिन मेरे पास में फोन आए अभी 3 दिन पहले, लेकर सर ने देखा फोन को और कहा कि सर ये फोन बिना कवर है, न इसके ऊपर कोई बैक कवर है, न कोई आगे फ्रंट कवर है, लेकिन 1.5 साल हो गए आपके पास में फोन एज इट इज पड़ा। अब ये फोन क्यों पड़ा है? क्योंकि इसकी देख रेख, इसकी साफ सफाई, इसको जो मेंटेनेंस की जरूरत होती है वो टाइम टू टाइम। अब एक फोन ने कितना अट्रैक्ट कर लिया, आप तो लाइव हो, जीवित हो, एक प्राणी के रूप में उसके सामने जा रहे हो, तो आप सोचो कितना अट्रैक्ट कर सकते हो। तो हमें बिल्कुल हमारा शोरूम अच्छा होना चाहिए। अब आ जाते हैं शोरूम के अंदर की बात। शोरूम बहुत अच्छा है, नाखून कटे हुए होने चाहिए। मैं कई साथियों के देखता हूं कि उनको अपने नाखून काटने का टाइम नहीं है, तो मेरे हिसाब से तो नाखून काटने का जिसको टाइम नहीं होता है, वो अगला किसी के साथ कोई सोलर सिस्टम समझाने जाता है। आप और हम जब स्कूल में पढ़ रहे थे तो हमारे गुरुजी हर तीसरे दिन नाखून चेक करते थे, बुधवार या शुक्रवार ऐसा डे होता था, फिक्स हमारे लाइफ में होता था। आप में से भी कभी कई लोगों ने मेरे साथ में स्कूलिंग की है, तो मेरे हिसाब से कितने लोगों के साथ ऐसा होता था कि जब हम स्कूल जाते तो नाखून चेक होते थे। वेरी गुड, लगभग लगभग, क्योंकि अब तो कैमरा मेरे सामने आ गया जस्ट, और आपके फोटो भी मुझे डायरेक्ट दिखने लगे। सबके साथ ऐसा होता है।
एक लोकेश जी गौर करके बैठे हैं, क्या लोकेश जी आपके साथ भी ऐसा हुआ, हो रहा है कभी? जी वेरी गुड, बहुत अच्छा। ये क्यों होता था? क्योंकि हम स्कूल से निकलते थे, घर से, और स्कूल जाते, और वापस घर जाते जाते शाम भी हो जाती कई। इस केस में इस केस में हमारे हाइजीनिक संबंधी देखभाल करने की जिम्मेदारी पूरी की पूरी हमारे गुरुजनों की होती है, स्कूल के स्टाफ की हो जाती। तो वो चेक करते थे कि क्या आपने नाखून काटे या नहीं काटे, और हमें सिखाते थे नाखूनों में मैल जमा हो जाता है जिसके कारण बैक्टीरिया आ जाते हैं और उससे हम बीमार पड़ सकते हैं। अब हम में से कई साथी ऐसे भी होंगे जिनके हाथ के नाखून तो ठीक ठाक कट जाता है लेकिन पांव के नहीं कटते। मैं आज आपको ये कोशिश कर रहा हूं कि आप सभी, मेरे से कई साथी बुजुर्ग बैठे हैं, मुझे ये थोड़ी अतिशयोक्ति भी लगेगी, मुझे मेरे मुंह से ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए, लेकिन डिस्कवरी ऑफ सक्सेस ने मुझे एक जिम्मेदारी दी है, इन सब चीजों को सिखा करके हमारे शोरवीर को आप सब समाधान देकर के मार्केट में भेजोगे, तो इस तरह से बना के भेजोगे वो एकदम सही तरीके से जाए। अब यहाँ पे किसी की आई साइट कमजोर है और चश्मा लग जाता है, आज के टाइम में तो बहुत जल्दी लगता है, और आप में से जिस जिसके चश्मा उतारना है तो उसका भी समाधान डिस्कवरी ऑफ सक्सेस के पास तो है या नहीं, मेरे पास है, चश्मा उतर जाएगा आप जल्दी। आप सब लोग के पास भी हो सकता है, तो चश्मा है लेकिन चश्मे की एक डंडी ऊपर है, एक डंडी नीचे है, अब उसका बैलेंस ही सही नहीं है। तो हमें एक्सटर्नली पूरा इस तरह से होके जाना है कि अगला बंदा हमें देख करके ये सोचे कि इनको अगर यहाँ बिठाया, इनके कपड़े गंदे हो सकते हैं, इसलिए इनको थोड़ा सा साफ सुथरी जगह पे बिठाएं, साथ में कुछ नीचे बिछाने के लिए या टेबल कुर्सी भी देवे। आपका हुलिया ही आपका स्वागत करवाता है। आप अगर कहीं पे जाते हैं और आपका देख लिया कि बनावट क्या है आपकी, कैसे रहन सहन को पसंद करते हैं, फट से आपको कह दिया जाएगा नहीं सर यहाँ नहीं, यहाँ बैठो। अब आपके पहले से ही कपड़े आधे काले हो रखे हैं तो वो कहेगा कोई बात नहीं, यहाँ बैठ जाएंगे तो कौन से इनके अब फर्क पड़ जाएगा। तो हमें एक्सटर्नली इस तरह से, अब हम अंदर घुसते हैं, थोड़ा सा अंदर हम घुसते हैं आंखों से। कहां से? आंखों से। आंखों का मतलब होता है कि इस संसार में जिसके पास में दृष्टि है, और मैं तो ये कहूंगा जिनके प्रारब्ध के कारण में दृष्टि नहीं भी है ना, तो उनकी दृष्टि तो अपने से भी तेज होती है। तो आंखों से ही सब कुछ शुरुआत होती है। एक कहानी आपने सुनी होगी कि किसी ने सेब का फल तोड़ दिया किसी बाग में जाकर के किसी के, और उसको जब मार पड़ी तो आंखों में आंसू आए। तब किसी ने कहा कि आपके मार पीठ में पड़ी और आंखों में आंसू कैसे आ गए? तब कहा गया कि आंखों ने सबसे पहले देखा, देखने के बाद में पांव ने उसकी तरफ चले, हाथ आगे बढ़े, और हाथ आगे बढ़ने के बाद में उसको तोड़ा। तो तोड़ने के बाद ये जो घटनाक्रम हुआ उसमें सबसे पहला रोल किसका हुआ? आंखों का। तो आंखों से हमारा एटीट्यूड, नजरिया हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, और कभी भी आंख झुका करके और आंख उठा करके बात नहीं करनी है, दोनों तरीके से नहीं करनी, सिर्फ हमें आंख मिला करके बात। उससे आंख मिलाने का मतलब भी समय समय से नजर को उनके साथ मिलाइए। ये व्यवहार हम शोरवीर योद्धा या सोलर मीटिंग के दौरान ही करने की जरूरत नहीं है, ये व्यवहार हमें लाइफ में डालने की जरूरत है, जिंदगी में डालने की जरूरत है। यहाँ पे व्यक्तित्व विकास सिर्फ सोलर मीटिंग के लिए नहीं हो रहा है, ये व्यक्तित्व विकास भले ही आप सोलर मीटिंग करें या नहीं करें, लेकिन ये विकास हमें हमारे अंदर होना चाहिए। हमें आंख मीच करके या आंख झुका करके या आंख उठा करके बात नहीं करनी। हमारा एटीट्यूड, नजरिया ऐसा होना चाहिए, पॉजिटिवनेस। कहीं पे अगर कोई चीज आपको दिख जाए, हर टाइम आप पॉजिटिव उसके सामने पेश हो। अब उसके बाद में जाते ही हमें अच्छे से राम राम करने के बाद में, अभिवादन करने के बाद में, और अभिवादन को जेंटली स्माइल के साथ थोड़ा मुस्कुराते हुए अभिवादन कीजिए। अब ये अभिवादन का तरीका में स्पेशली जब आप सेल्स की टीम में हो या आप शोरवीर योद्धा के साथ, शोरग्राही के साथ में सोलर मीटिंग करने जा रहे हो, तो आपको ये एटीट्यूड अपने अंदर लाना पड़ेगा। एक जेंटली स्माइल के बाद में, जेंटली स्माइल का मतलब कि थोड़ी सी मुस्कान चेहरे पर होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि हमारे पूरे के 32 पहले बार आ रहे हैं और फिर उससे हम कह रहे हैं जाती हा 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 आइए सर ने बताया था मैं कैसे बात करी, नहीं। जेंटली स्माइल, उसके साथ में आप जाओ, उनसे अभिवादन करो,
हाथ मिलाने का तरीका आपका झुकते हुए होना चाहिए, और झुकने के साथ में जब उससे हाथ मिला तो थोड़ा सा हाथ में अपने को ताकत और जान भी रखनी है। अब प्रयास ये करना है कि अगर हाथ नहीं मिला सके, जब राम राम भी हम कर, तो राम राम करने एक ढीले डाले ऐसे राम राम नहीं, बिल्कुल ऐसे तरीके से राम राम ऐसे झुक करके। ये कहने से अगला आदमी समझेगा इस बंदे के अंदर एटीट्यूड तो बहुत अच्छा। उसके बाद में अगर आपसे किसी चीज की मनवार की जाती है, कोई साथी पानी का कहता है, कोई चाय का कहता है, तो उसमें हो सकता है हम चाय पानी लेना नहीं चाहते, हमें डायरेक्टली एक चीज का नहीं कहना है, नहीं 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 मैं चाय नहीं लेता, नहीं 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 मैं कॉफी नहीं लेता, नहीं 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 पानी नहीं लेता, नहीं। आपने क्या किया, वहां पे एनर्जी नई की पहले डेवलप कर ली, नई नई की एनर्जी तो अपने खुद ने डेवलप कर ली, फिर वो नई 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 घूमता रहता है उस आवरण पूरे में। इसलिए हमें बिल्कुल चाय लेंगे, कॉफी लेंगे, जरूर लेंगे, 10 मिनट रुकिए आप, और मैं जस्ट अभी यहाँ से लेके आया हूँ, इसलिए आपको कह रहा हूँ, देख लेंगे, अगर टाइम मिलेगा ले लेंगे, अपन बात करते हैं, आगे देखेंगे कैसे। इस तरह से कुछ चीजें अपने विवेक के हिसाब से हमें करनी। अब आ जाते हैं हम बात, जब हमारी मीटिंग चल रही हो उससे पहले हमें उनके हाल चाल भी पूछने हैं। हाल चाल पूछने के बाद में हमें उनके कुछ चीजें जैसे समझ में आ रही है, दिख रही है, तो उसके बारे में थोड़ी सी बातचीत करनी है। और विशेष ध्यान रखना है कि हम तारीफ को इस तरह से करें। यहाँ पे थोड़ी सी एक ऐसी चीज मैं समझाना चाहूंगा, कई साथियों के साथ में ऐसी घटना हो जाती है, हम न चाहते हुए भी भाभी जी की तारीफ करते हैं, तो थोड़ी इस तरह से नहीं करनी हमें कि किसी को ऐसा लगे कि थोड़ा सा ध्यान रख रहे, संयमित रूप से हमें तारीफ सबकी करनी है, भैया की भी करनी है, भाभी जी की भी करनी है, माता जी की भी करनी है, पिताजी की भी करनी है, लेकिन उनको थोड़ा सा ऐसा फील नहीं हो कि ये तारीफ इस लेवल की तारीफ क्यों हो रही है। उस तरीके से हमें तारीफ करनी है, बातचीत करनी है, हालचाल पूछना है, जानना है, उसके बिजनेस के बारे में जानना है, कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है। अब हम सोलर मीटिंग शुरू कर रहे हैं, तो सोलर मीटिंग शुरू कर रहे हैं, तब हम कल सब समाधान से पहले समझ लेंगे कि क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले अगले शोरग्राही को भी हमें सुनना है, हमारे प्रोस्पेक्ट को सुनना है। सीधा जाते हमने हमारा ही ज्ञान नहीं होना देना शुरू करना है, मैं ये लेके आया हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। कहीं पे भी आप मीटिंग करने जाते हैं तो थोड़ा समय लेकर जाए, आपकी मीटिंग तभी सक्सेस होगी जब आप समय लेकर जाए। यहाँ पे इसके बाद में बात आती है, ये सारी चीजें वो जो आपके अंदर और आपके बाहर होनी चाहिए। अब आपके दिल में क्या होना चाहिए, आपके दिमाग में क्या होना चाहिए, ये चीज बात करते हैं। तो यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है समर्पण। समर्पण से मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपको संसदीय सोलर के प्रति समर्पित होना है, जरूर होना है, लेकिन समर्पित आपको अपनों के प्रति भी होना है, आपको अपने परिवार के प्रति भी समर्पित रहना है, आपको अपने गुरुजन के प्रति समर्पित रहना है, आपको अपनी आस्था के प्रति समर्पित रहना है। और जब आप सूर्यग्रह के पास में बैठे हैं तो पूरा समर्पित होकर के बात करनी है। इस समर्पण के बहुत अलग अलग दायरे में अलग अलग मायने हैं। समर्पित होकर के हमारे सूर्यग्रह के साथ बात करनी है। जी बिल्कुल, मैं आज अगले 1 घंटे के लिए पूरा आपका हूं, पूरा आपके साथ हूं, पूरा आपको समर्पित हूं। और अगले 1 घंटे के बाद या अगले 1 घंटे के दौरान अगर हमारी डील ओपनिंग की तरफ जा रही है तो उन्हें ये विश्वास जरूर दिलाइए कि मैं अगले 35 साल तक आपके साथ समर्पित भाव से खड़ा रहूं। ये जरूर ऐसा दिलाइए ताकि उनको ये लगे कि हाँ इस बंदे के अंदर समर्पण तो है, ये मेरे साथ में 35 साल तक खड़ा रहने की बात कर रहा है, उनको विश्वास दिलाइए। और एक चीज की आपके साथ में ये होते होते अगला, ईमानदारी। ईमानदारी आपकी एक दिन में नहीं झलकती, ईमानदारी आपकी एक सोलर मीटिंग में नहीं दिखती, ईमानदारी आपकी कई वर्षों की पूंजी है जिसको इकट्ठा करना पड़ता है। और वो पूंजी आपके कहने से नहीं होती, उस पूंजी के लिए आपके गली मोहल्ले के, आपके परिवार के, आपके रिश्तेदार लोग जब कहेंगे कि हाँ यहाँ पे मेरे साथ में जब भी सोलर या ये बंदा जो आ रहा है आज, जिसका नाम अनिल कुमार पटना है, ये अनिल कुमार जी शर्मा पटना से है, तो इनके पटना के लोग इनकी गवाह देंगे कि ये बिल्कुल ईमानदार व्यक्ति, ये बिल्कुल समर्पित व्यक्ति। तो ये ईमानदारी का भाव हमें जगाने के लिए ईमानदार होना पड़ता है। ईमानदार का मतलब बहुत सारी चीजें हैं इसमें। ईमानदारी की अगर मैं परिभाषा देने जाऊं तो मेरे हिसाब से एक दिन नहीं, 1 महीने का टॉपिक चल सकता है ईमानदारी की, ऑनेस्टी के ऊपर। तो हमें ईमानदार रहना है। उसके बाद में धैर्यवान। धैर्यवान से मतलब ये है कि हम सूर्यग्रह के साथ में बात कर रहे हैं, हमारे प्रोस्पेक्ट के साथ में बात कर रहे हैं, तो हमें सिर्फ इस चीज का ही उतावलापन नहीं होना चाहिए कि हाँ कब भरे, ओटीपी कब देवे मुझे,
मैं इसका परचेज ऑर्डर कब डालूं, नहीं, हमें धैर्य रखना है, हमें उसके समाधान की तरफ बढ़ना है, उसकी नीड क्या है वो पकड़नी है कि क्या चाहता है, ये सब्सिडी चाहता है या बिना सब्सिडी चाहता है, ऑफ ग्रिड की जरूरत है, ऑन ग्रिड की जरूरत है, बजट की कमी है, आज नहीं लेना चाह रहा है, 3 महीने के बाद की सोच रहा है, या मुझे इसको तैयार करना है। इन सारी चीजों को लेकर के धैर्य रखना है। धैर्य का मतलब रुकना नहीं है, धैर्य का मतलब धीमी गति से बड़े कॉन्फिडेंटली चलते रहना, इसको धैर्य कहते हैं। कछुए की चाल चलना धैर्य है, खरगोश की दौड़ दौड़ना उतावलापन है, और सिर्फ और सिर्फ रुक करके बैठ जाना कि धैर्य का मतलब कि बैठ जाते हैं अपने क्या 4-6 महीने 12 महीने के बाद ही बेचना शुरू कर देंगे, नहीं, हमें मार्केट में जरूर निकलना, लेकिन सेल के लिए अपने किसी और परिस्थिति में आ जाते हैं। धुएं, धीरज के सामने धुएं के बादल भी, संकट के बादल धुएं की तरह उड़ जाते हैं, धुएं के बादलों की तरह उड़ जाते हैं। हमारे गीता सार में एक लाइन लिखी हुई है कि धीरज के सामने भयंकर संकट भी धुएं के बादलों की तरह उड़ जाता है। हमारे कोई परिस्थिति आ सकती है किसी भी प्रकार की, पारिवारिक, सामाजिक, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, किसी भी परिस्थिति में हमें सिर्फ धैर्य ही ऐसा हमारा शस्त्र है जो हमें पार डालता है। आवेश में आकर के कुछ ऐसा निर्णय नहीं लेना है, कुछ ऐसी चीजें नहीं करनी है, कुछ ऐसे संबंध विच्छेद नहीं करने, हमें धैर्य रखना है, ठीक हमारे व्यवहार में और हमारे प्रोस्पेक्ट के साथ भी। साथ में विनम्र, अगला कई बार हमें परखने के कारण या उसके खुद के नेचर के कारण बहुत हावी होकर के बात करता है, बड़ा यूं तेज आवाज में बात करता है, तो हमें वहां पे विनम्र रहना है, हमें उसको कोशिश करनी है हमारे विनम्रता से ऐसा जवाब दें कि वो कितनी बार करेगा इस तरह के, कितनी बार इन चीजों में करता हो सकता है कि आज आपने और हमने कई बार ऐसे निर्णय ले लिए होंगे धैर्य या विनम्रता नहीं होने के कारण, जिसका पछतावा हमें जरूर होता है। तो हमें ये ध्यान रखना कि विनम्र भाव से हमें आगे बढ़ना है। उसके बाद में नीति संगत, एथिक्स हमारे जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। हमें कोई भी काम अपने एथिक्स के साथ में खिलवाड़ करके नहीं करना है, चाहे आपका सिस्टम, चाहे सनसिटी सोलर है, चाहे दूसरा कोई भी सिस्टम आपसे कोई ऐसा काम करवा रहा है जो एथिक्स के अंतर्गत नहीं है, जो नियम नीति संगत नहीं है, हमें वहां पे रुकना है कि नहीं, मैं जो काम करने जा रहा हूं ये सही नहीं है तो मुझे नहीं करना है। मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि अगर आपसे कितना भी आपका प्यारा व्यक्ति आपसे ऐसा कोई काम करवा रहा है जो नीति संगत नहीं है, उस काम को मत करना, कभी नहीं करना। हो सकता है कि आज हम उस प्यारे व्यक्ति को नहीं खोने के चक्कर में एक बार हम नीति संगत काम के साथ चलावा कर सकते हैं, हमारे किसी जानकार के साथ चलावा धोखा कर सकते हैं, तो वो व्यक्ति जिसने हमें ऐसा करवाया वो अगली बार और प्रयास करेगा, अगली बार और प्रयास करेगा। एक दिन ऐसा आएगा कि 4 व्यक्ति तो पहले संबंध विच्छेद हो जाएगा हमारे उस नीति संगत बात नहीं होने के कारण, और 5वां वो खुद होगा जिसने ये 4 बार करवाया। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि वो 4 को और तोड़ करके फिर खुद भी हमारा साथ छोड़ रहा है। इससे अच्छा ये है कि पहली बार में हमें उसको कह देना कि राम राम, ऐसा काम मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे ये सिद्धांतों में नहीं है, मेरे ये संस्कारों में नहीं है। साथियों, आपके शिक्षा से पहले संस्कार का होना जरूरी है। ये हमारे बच्चों में दीजिए, हमारे अंदर लीजिए, शिक्षा से पहले संस्कार। और संस्कार शिक्षा से पहले नहीं है, सरकार से पहले भी अगर कोई काम कर सकता तो संस्कार कर सकता। सरकार कितनी व्यवस्था कर सकती है, साफ सफाई का अभियान चला सकती है, बहुत कुछ चीजें ऐसी हो सकती है, लेकिन साफ सफाई के लिए आपके संस्कार अगर नहीं है तो आपके गली मोहल्ले घर में साफ सफाई नहीं रह पाएगी। तो हमें क्या है, संस्कारों के साथ में पूरा नीति संगत काम करना है, सकारात्मक नजरिया रखना है, एटीट्यूड हमारा सकारात्मक होना चाहिए। साथ में एक बात और आती है, समय निष्ठा। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, बहुत बड़ी बात। आपने किसी को समय दिया है, और कभी कभार विशेष परिस्थिति अलग चीज है, और आपने अगर अपने जीवन में ऐसा एक अपना एक जीने का ढंग ही ऐसा बना दिया कि अगले को टाइम कब दे रहे हैं, कब जा रहे हैं, टाइम दे के नहीं जा रहे हैं, वापस उसको इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं। समय एक ऐसी चीज होती है कि आप अगर समय समय पर हमारे प्रोस्पेक्ट को कॉल करते रहेंगे, उससे मिलते रहेंगे, तो एक दिन उसका मन हो जाएगा कि यार मेरे यहाँ पे बनवारी वैष्णव सर
जो टाइम देते हैं उस टाइम में फट पहुंच जाते हैं, फट बात करते हैं। और पिछले लंबे समय से 1 साल हो गए इनका ये जो तरीका है, अब लग रहा है कि आदमी मुझे सर्विस भी इसी तरह से दे। हम अगर 1-2 बार हमारे प्रोस्पेक्ट से बात करते हैं और समय पे नहीं पहुंचते हैं, तो हमारा आकलन वो कर लेता है कि ये अब बेचने के लिए भी समय पे नहीं आ पा रहे हैं, तो सर्विस के टाइम इनका क्या हाल है। इसलिए हमें समय का पूरा ध्यान रखना, पूरा पंक्चुअल रहना कि बिल्कुल इस समय मैं आऊंगा। हाँ, कोई परिस्थिति है, इन्फॉर्म करो, अपने सूचित करो कि मैं नहीं आ पाऊंगा, ये कारण रहता है। ये कुछ चीजें हैं, मात्र पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कुछ पार्ट है कि आपका ड्रेस कोड बढ़िया होना चाहिए, पेन डायरी, टूल्स। आप वहां जा रहे हैं, आपके पास में जो फीता, क्लैम मीटर, दिशा सूचक यंत्र, अच्छा फोन का मतलब जो फोन फंक्शन में हो, ऐसा नहीं कि उसका फोन में आप कैमरा ऑन कर रहे हो नहीं हो रहा है, दूसरी चीज खोल रहे हो नहीं खुल रहा है। ऐसी चीजों को ध्यान में रखना है। कस्टमर के सामने हमारी फैसिलिटी, फोन कितनी कीमत का, उसका कोई मैटर नहीं कर रहा। अगर फोन तो 1.5 लाख 2 लाख का, लेकिन समय पर उसने अपना फंक्शन नहीं किया तो काम का नहीं। फोन 5,000 का है, उसने समय पे अपना काम निकाल दिया, वो हमारे लिए 5 करोड़। हमें क्या करना है कि हमें हमें जो जो चीजें हमारे पास में होनी चाहिए वो पूरी प्रॉपर रूप से हमारी प्राइस लिस्ट हमारे पास में हो, चाहे सॉफ्ट कॉपी हो चाहे हार्ड कॉपी हो, और साथ में जो टूल्स हमें चाहिए वो हमारे पास में होने चाहिए। और समय पे हमें हमारे शोरग्राही के पास पहुंचना है। समय पे हमने हमारे रिश्तेदारों के पास शादी में भी जाना तो समय पर पहुंचना है, जो समय हमें दिया गया या जो हमने समय आगे दिया, इस समय में पहुंच जाएंगे, मतलब पहुंच जाएंगे। हमारी एक ऐसी पहचान होनी चाहिए कि आदमी जिस टाइम कहता उस टाइम रेस्पॉन्सिबिलिटी, और रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में रेस्पॉन्स करना, यानी कि आदमी को किसी को जिम्मेदारी के साथ आपको किसी को रेस्पॉन्स भी करना आना चाहिए, उसका प्रत्युत्तर भी समय पे देना। ये भी हमें विशेष ध्यान रखना है कि हमें कोई अगर फोन पे अभी पूछ रहा है, मैसेज अभी कर रहा है और हम उसको देख करके इग्नोर करते हैं, ऐसा नहीं करना। इग्नोर सिर्फ नेगेटिव बातों को करना है, पॉजिटिव रहना, हमेशा नकारात्मक नहीं सकारात्मक नजरिया रखना। अगर कोई साथी, हो सकता है कि 2 दिन पहले थोड़ी सी बाइक फिसल गई, उसकी कौनी में लग गई, थोड़ी सर पे लग गई, और उसके वहां पे आप प्रोस्पेक्ट के बाद गए हो सोलर मीटिंग करने, और उसने जैसे जाते ही कहा कि सर मेरे तो कल परसों एक थोड़ा सा बाइक स्लिप हो गई, ये कौनी पे भी लग गई, यहाँ भी लग गई। अरे सर क्या बात है, गजब लग गई आपके, तो ये देखो अभी सर्दी का मौसम आ गया, अब ये गड़बड़ कर लेगी, डॉक्टर को दिखाया या नहीं दिखाया आपने, आपके तो सर में देखो इतनी बड़ी चोट लगी, ये क्या हो रहा है। ये आप उसके मतलब पहले से ही वो आपको कह रहा है, मतलब वो तो पहले से इस चीज को सोच के बैठा है कि मेरे बहुत कुछ नुकसान हो गया, मैं तो वहां जा रहा था, वहां मैं जाता तो मेरे इतना बड़ा फायदा हो रहा था, जो रुक गया, ये हो गया वो हो गया। ऐसा नहीं सर, बस कोई बात नहीं, इतनी सी लगी है ना, आपके देखो इतनी सी लगने की, बहुत बड़ी चोट लगने वाली बच गई। एग्जाम्पल बहुत सारे दे सकते हैं वहां कि कोई भी घटना अगर हमारे जीवन काल में घटित होती है और उसका हमें अगर लग रहा है कि ठीक नहीं हुआ है, तो एक चीज हमेशा याद रखो, हम जो चाहते हैं वो अगर हो रहा है अच्छी बात है, हम जो चाहते हैं वो अगर नहीं हो रहा है बहुत अच्छी बात। आप समझोगे कि इस चीज को कैसे जस्टिफाई किया जाए। फिर से कह रहा हूं, जो हम चाहते हैं वो अगर हो रहा है अच्छी बात है, और जो हम चाहते हैं वो नहीं हो रहा है बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम चाहते हैं और नहीं हो रहा है इसका मतलब हमारे ऊपर वाला जो है चाहता है वो हो रहा है, हमारा इष्ट जो चाहता है वो हो रहा है हमारे लिए। आपने देखा होगा कुछ समय पहले एक विमान हादसा हुआ, प्लेन क्रैश हुआ अहमदाबाद में, जिसके अंदर एक लड़की, एक युवती जो इंग्लैंड जा रही थी और उसकी वो प्लेन मिस हो गई। आप सोचो कितना बड़ा उसने अफसोस किया, 15 से 20 मिनट उसको बहुत बड़ा अफसोस हुआ। उसका इंटरव्यू मैंने खुद ने देखा, उसने वहां के स्टाफ से मन्नतें मांगी, विनती की कि मुझे अलाउ कर दो, मेरा बैग छोड़ दूंगी लेकिन मुझे अलाउ कर दो, मुझे जाना है इसमें, लेकिन अलाउ नहीं किया गया। अब कितना अच्छा रहा, वो जो चाहती थी वो नहीं हुआ, और जो ऊपरवाला चाहता था वो हुआ। जो हमारा इष्ट है वो चाहता था वो, आज उसकी जिंदगी बच गई, और बाकी सारे के सारे काल कल्पित। बड़ी दुखद घटना हुई, लेकिन मैं इस एग्जाम्पल को देकर के ये कहना चाह रहा हूं आपको, वो अच्छी बात है, हम जो चाहते हैं वो नहीं हो रहा बहुत अच्छी बात। तो हमें
पॉजिटिव भाव रख करके हमारे किसी भी जानकार को, रिश्तेदार को कई बार बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती, उसमें से भी लोग पॉजिटिवनेस निकालें कि ये हुआ, कोई बात नहीं, बड़ी दुखद बात है, लेकिन जो भी प्रभु करता है अच्छे के लिए करता है। हो सकता है कि इससे और कोई बुरा हादसा होता है, वो टल गया, या आपका समय अब शुरू होता है तो परीक्षा अच्छी होती है, पहले परीक्षा होती है तब ये अच्छा समय शुरू होता है। मैं तो ये समझ रहा हूँ आपका समय अच्छा शुरू हो रहा है। इस तरह से बहुत एग्जाम्पल देकर के हमें पॉजिटिव बात करनी। अंतिम 2-3 मिनट में एक बात कहना चाहूंगा, इन सब चीजों के बाद दो चीजें एक ऐसी है, और दोनों अगर मिल जाए, ये तो आपके पास में पूरा मिश्रण होना ही चाहिए, जो अभी हमने बात, सारी चीजें होनी चाहिए, साथ में दो चीजें एक ऐसी है जो इसके ऊपर पूरा का पूरा, इसके ऊपर सील का काम कर। क्या चीजें हैं वो है मोटिवेशन और डिसिप्लिन। मोटिवेशन एक ऐसी चीज है कि आदमी के अंदर नहीं है, बाकी सब कुछ है। ये सारी बातें मैंने जो बताई आपके अंदर, और आप मोटिवेट नहीं है, आप प्रेरित नहीं है अगर, तो दुनिया में आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि दुनिया में आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपके सब कुछ जो चीजें अभी तक हमने बातें की पूरी है, लेकिन आप मोटिवेटेड नहीं है, अपने आप में मरी मरी सी बातें कर रहे हैं। सब्सिडी है नहीं, कैसे बेचे, चलो कल सब्सिडी आ गई तो क्या, कितना बेच दोगे, इसके लिए तैयार हो जाओ। आप अपने आप को करो डेवलप कि हाँ बिल्कुल सब्सिडी आ रही है, हम कितना बेच सकते हैं। अरे सब्सिडी से नहीं बिकेगा, आपके अंदर इन सब गोल के साथ में, इन रेमेडी के साथ में मोटिवेटेड होना जरूरी है। अपने आप को मोटिवेटेड रखना जरूरी है। किसी भी दौर में, किसी भी समय में, कहीं पे भी आप अगर मोटिवेटेड नहीं है, आप प्रेरित नहीं है, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी। बड़ी कड़वी बात है, लेकिन 100% कहना चाहूंगा, कुछ भी नहीं कर सकते। अगर कोई ऐसा साथी, हमने तो ये प्रैक्टिकली खुद के ऊपर प्लस बहुत सारे लोगों के ऊपर अनुभव किया इस चीज का, कि मोटिवेटेड आदमी बहुत कुछ कर लेता है, बहुत कुछ कर लेता है। और मुझे इस सफर में, इस यात्रा में यहां तक लेने आने में मोटिवेशन का बहुत बड़ा रोल है। मैं हमेशा मोटिवेटेड हूं, कभी डिप्रेशन में नहीं जाता हूं, किसी भी तरह से ऐसा नहीं सोचता। कोई भी परिस्थिति आ जाती, परिस्थिति जितना बड़ा संघर्ष होगा उतना ही बड़ा हमें मंजिल मिलने वाली है, ये बात तय है। और कोई ऐसा किरदार नहीं होगा जिसने बड़ा संघर्ष नहीं किया है। एवरेज जिंदगी जीने के लिए एवरेज संघर्ष करना पड़ता है, और निम्न स्तर की जिंदगी जीनी है तो निम्न स्तर का संघर्ष करना पड़ेगा, और उच्च स्तर पे पहुंचना है तो उच्च स्तर का संघर्ष आपको करना पड़ेगा। आपको पटवारी का एग्जाम देना है तो पटवारी के लेवल की परीक्षा की तैयारी करनी पड़ेगी। आपको अगर एसआई का एग्जाम देना है तो हमारे थानेदार जी को जो पढ़ाई में आना चाहिए उस लेवल की हमें तैयारी करनी पड़ेगी। और हमने अगर सोचा है कि मुझे तो जिला कलेक्टर बनना है, तो उस लेवल की आपको तैयारी करनी पड़ेगी, उस लेवल का संघर्ष करना पड़ेगा। 12वीं फेल आपने देखी होगी, उस लेवल का संघर्ष करके आज वो डीजीपी आईजीपी तक रैंक तक पहुंच गया संघर्ष। तो ये हमें हमेशा ध्यान रखना है कि मोटिवेटेड रहना। और अंतिम अगले 2 मिनट में, मोटिवेटेड आदमी भी, सिर्फ मोटिवेटेड आदमी भी सफल नहीं होता जब तक उसके अंदर अनुशासन नहीं, डिसिप्लिन नहीं है। इसलिए हमारे सारी चीजों के ऊपर अगर कोई भारी पड़ रहा है तो अनुशासन पड़ रहा है, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। अनुशासन के बिना कितने ही मोटिवेटेड है और मोटिवेटेड है, जाते ही उसको तो अगले को चीर देंगे, फाड़ देंगे, आप ये कर देंगे, वो कर देंगे, इतने मोटिवेटेड होकर जा रहे हैं, और ये अनुशासन नहीं होने के भाव, आप में वो अनुशासन नहीं है। मैं आपको एक थोड़ा सा एक एग्जाम्पल दूंगा कि मोटिवेटेड व्यक्ति और अनुशासनहीन होने के कारण क्या हो। मैंने यहाँ पे नेपाली को बुलाया है खाना बनाने के लिए जयपुर में। वो नेपाली बाबा आ गया, लड़का लगभग 30-32 साल, हमारे भारत सरकार के यहाँ पे आर्मी में भी नौकरी कर चुका, 8-10 साल की उसकी नौकरी। बहुत मोटिवेटेड बंदा है, मतलब बॉस बिल्कुल साहब जी, बहुत अच्छी सब्जी बनाऊंगा, बहुत अच्छी रोटी बनाऊंगा, आपको जो कहोगे वो बनाऊंगा, पाव भाजी बनाऊंगा, इडली बनाऊंगा, सांभर बनाऊंगा, डोसा बनाऊंगा, और इतना मोटिवेटेड। अब वो मोटिवेटेड तो था, लेकिन उसके अंदर डिसिप्लिन नहीं था।
उसने मुझे 2 या 3 बार एक चीज कही, मैंने उसको सहन किया, और चौथी बार मैंने उसको हाथ जोड़े। प्रभु की कृपा है कि मैंने हाथ जोड़े और दूसरे तीसरे दिन उसने अपने आप ही इस्तीफा दे दिया। उसने मुझे कहा, सर आप कहोगे तो मैं किसी को भी टपका दूंगा। आप ये क्या हुआ? ये अनुशासन नहीं है। ये अनुशासन की उसने सीमाओं को उल्लंघन कर दिया। हो सकता है मुझे जरूरत पड़े या नहीं पड़े, लेकिन वो तो पहले से इतना मोटिवेटेड है कि मैं किसी को भी टपका दूंगा, आपको अगर आप कहो जिसको टपका दूंगा। तो अगर कोई 3 दिन की जान पहचान से मेरे कहने से किसी को टपका सकता है, तो कोई 30 दिन की जान पहचान वाला मिल गया और मुझे टपकाने का बोल दिया तो क्या होगा मेरा? अगर मेरे से 3 दिन मिला है और वो कह रहा है कि आप किसी को कहोगे टपका दूंगा, तो कोई 3 महीने पहले से, 30 दिन पहले से, 3 साल पहले से जान पहचान वाला मिल गया कि तू तो साहब जी कोई टपका दे, तो क्या होगा? तो ये क्या है? अनुशासन झलक जाता है। तो क्या हुआ कि इतने मोटिवेटेड होने के बाद भी अनुशासन नहीं होने के कारण वो रिजेक्ट हो गए हैं। तो हमें सब चीजों के ऊपर भारी पड़ता हमारा अनुशासन। आज हमने प्रयास किया, ये सारी चीजें आपको 8 दिन तक हमने सीखी, 7 दिन तक वो चीजें सीखी हमारी सोलर की जिंदगी में काम आने वाली। आज मैंने प्रयास किया कि आप में से जो साथी इस चीजों को अच्छे से निर्वहन करते हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि आप अपने जैसे 2-4 साथियों से और कहिए कि इस चीजों की पालना करें। अपने परिवार में कहिए कि पालना करें, अपने रिश्तेदारों में कहिए, समाज में कहिए। समाज व्यक्ति से घर, घर से गांव, गांव से समाज और समाज से देश बनता है। तो ये चीजें हमें जरूरत है इन चीजों की आगे बढ़ाने की। और भी हम चाहेंगे कि आप लोग जब सर्टिफाइड होकर के हमारे साथ में आएंगे, तो हम आने वाले 2-4-5 साल के बाद में इस समाज में बहुत सारे कुरीतियां चल रही है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको हमें हमारे से भगाने की शुरुआत करनी पड़ेगी। उनके अंदर भी हम आपका साथ चाहेंगे और आपके सुझाव से, और जो आपको भी अच्छी चीजें नहीं लगती है और वास्तव में वो समाज के लिए, हमारे देश के लिए अच्छी नहीं है, उसका भी काम हमें ही करना है, कोई और नहीं करेगा। भगत सिंह की तरह हमें अब सर कटवाने की और फांसी चढ़ने की जरूरत नहीं है। हमें तो अब जरूरत है सर से एक कंधे से कंधा मिला करके इन कुरीतियों के खिलाफ लड़ने की। उन्होंने अपना सर कटवा करके, अपनी फांसी के फंदे पे चढ़ करके, अपने को शहादत दे करके इस देश को स्वतंत्र करवाया और हमें भी सही तरीके से जिंदगी जीने की राह की तरफ ला करके एक धरातल पे दे करके एक प्लेटफॉर्म दिया, एक ऐसा भारत राष्ट्र दिया हमें। तो हमारा भी एक नैतिक कर्तव्य बन जाता है कि हमें भी यहाँ पे कुछ न कुछ करना है। ये जिंदगी है, हम परिवार के लिए जिंदगी भर करते हैं, हर आदमी करता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि परिवार के लिए नहीं, परिवारों के लिए करते हैं। तो हमें परिवारों के लिए काम करना है, जीव जंतु के लिए काम करना है, पर्यावरण के लिए काम करना है, डिसिप्लिन में काम करना है, और ये सारी चीजें जो हमें आम आदमी के जिंदगी में उतारने का प्रयास करना है। हमारे में से कोई भी साथी, अगर मैं तो छोटी सी बात से करूंगा, आप आज अपने अपने नाखून, बाल और शेविंग चेक करना है कि क्या मैं इसमें आ रहा हूं। आप अपने अपने कपड़े चेक करना, क्या मैं साफ सुथरे पहन रहा हूं। बहुत अच्छी बात है। नहीं है तो आज के बाद में हम इस तरह से ही मार्केट में निकलेंगे, बढ़िया तरीके से, एकदम शानदार। आप देख रहे होंगे अनिल कुमार जी पटना बिहार से बढ़िया तरीके से बैठे हैं, सुटेड बुटेड बैठे हैं, हमेशा अपना आई कार्ड साथ में रखते हैं, एकदम वेल अप टू डेट होकर के मार्केट में निकलते हैं। ऐसे तमाम साथी हैं जो इस तरह से रह रहे हैं। तो हमें भी बड़ा मोटिवेटेड इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए और डिसिप्लिन के साथ ही काम करना है। डिसिप्लिन इन सब चीजों की कुंजी है। आशा उम्मीद करता हूं कि मेरी इन बातों को पहले से आप जानते थे। हो सकता है कि किसी को कुछ चीज समझ में नहीं आई, या किसी को ऐसा लगा कि ये चीजें इस सोलर में क्यों सिखा रहे हैं। ये डिस्कवरी ऑफ सक्सेस, जिसने नाथूलाल कच्छावा जैसे वो, जिनके मतलब कपड़े पहनने का ढंग नहीं था, पैसों की कमी, हो सकता आज जितनी आप पैसों की उपलब्धता, पैसे पास में आज से पहले ज्यादा होंगे उस टाइम, लेकिन इनका व्यक्तित्व विकास नहीं था। उस आदमी ने भी व्यक्तित्व विकास किया। इस डिस्कवरी ऑफ सक्सेस के बैनर तले अपने आप को सोलर में भी बहुत ज्यादा शिक्षित